गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है लेसन 8, हम इतिहास खंड से पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे अध्याय हमारा है लोकतांत्रिक एवं राष्ट्रवादी क्रांतियाँ। सन 1600 से लेकर के 900 के बीच हुई क्रांतियों के बारे में हम देखेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी क्या होता है। तो लोकतांत्रिक क्या होता है? लोगों के द्वारा लोगों का शासन होता है, जिसमें क्या है, प्रजा की एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसकी एक निश्चित अंतराल तक वो चलती रहती है। अब देखते हैं राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी क्या है? जो राष्ट्र के प्रति निष्ठा होती है, या फिर उस निष्ठा या फिर उस प्रगति, उस कार्य को करने के लिए कुछ नियम या फिर सिद्धांत बनाए जाते हैं, जिस पर उन जो राष्ट्र के प्रति जिसकी श्रद्धा रहती है, भक्ति रहती है, निष्ठा रहती है, उस कार्य को वो आगे बढ़ाता है। तो हम 1600 लेकर के 1900 के बीच में हुई जो क्रांतियां हैं उनके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। यहाँ हम कुछ हुई घटनाओं के बारे में देखेंगे जो सन 1600 में हुई थी। सन 1600 में दुनिया के अधिकांश इलाकों में राजा महाराजाओं या सामंतों का शासन था। जो वहाँ पे क्या होता था, 1600 की स्थिति में उस समय राजा और महाराजा या फिर जो बड़े जमींदार सामंत होते थे उनका शासन चलता था। वे अपने अधीन लोगों पर अपनी मर्जी से शासन करते थे। वो क्या है, अपनी इच्छा अनुसार लोगों पर शासन करते थे। लोगों पर मनमाने कर व शुल्क लगाना, विरोध करने वालों को प्रताड़ित करना, जेल में डालना या मार देना, लोगों की संपत्ति को मनमाने तरीके से जब्त कर लेना, अपनी मर्जी से कानून बनाना या बदलना, ये आम बात थी। जो शासन व्यवस्था थी, जो 1600 की स्थिति की में उस समय लोगों को मजबूर किया जाता था, शुल्क देने के लिए, कर देने के लिए मजबूर किया जाता था, और साथ ही साथ उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, बेवजह उन्हें मारा जाता था, तथा लोगों की संपत्ति मनमाने तरीके से उन पर कब्जा कर ली जाती थी, छीन लिए जाते थे। इस तरीके से जो शासन व्यवस्था थी तो वो मनमानी व्यवस्था से चल रही थी। तो हम देखते हैं आगे कि कानून बनाने वाले, उसे लागू करने वाले तथा न्याय देने वाले सब क्या होते थे? राजा या सामंत ही होते थे। इसलिए उन पर कोई रोक टोक नहीं था, अपनी इच्छा अनुसार वो करते थे। राज्य चलाने का काम लोगों का नहीं, राजाओं का था। यानी राज्य कैसी थी? राज्य लोकतांत्रिक नहीं थी, जिसमें हम देखें कि लोगों का शासन, लोगों के द्वारा एक निश्चित अंतराल के बाद जो चुनाव होता था, ऐसी शासन व्यवस्था नहीं होती थी, बल्कि शासन कैसे चल रही थी? राजा महाराजा या फिर सामंतों के इच्छा अनुसार उनके मनमाने तरीके से की जाती थी। यही नहीं, राजा बनने का काम भी लोगों का नहीं, केवल राजाओं का था। इसमें भी क्या थी? राज्य बनाने का जो काम होता था वह लोगों का नहीं होता था, बल्कि किसका होता था? राजाओं का होता था। राजा सेना के दम पर जितने जमीन और लोगों पर हुकूमत कर सकते थे उसे राज्य बनाते थे। तो यहाँ क्या बोला गया कि राजा जो सेना, अपनी सेना के दम पर जितनी जगह पर, चाहे वो युद्ध के या फिर हड़प कर या जैसे भी जिस तरीके से वो जमीन पर क्या करते थे? हड़प लेते थे, या लोगों पर हुकूमत मतलब शासन उन पर करते थे, और उसे ही अपना क्या बना लेते थे? राज्य बना लेते थे। इसमें राज्य के लोगों की सोच, संस्कृति, जरूरतों और भावनाओं की कोई भूमिका नहीं थी। जो लोग थे या फिर राजा थे जो शासन करते थे वहाँ पे, वो लोगों की इच्छा, जो उनकी संस्कृति या उनकी जो आवश्यकता थी, उनकी भावनाएं थी, उनकी कोई कद्र नहीं होती थी। यानी राज्य तो थे पर वे राष्ट्रीय नहीं थे। राष्ट्रीय में क्या होता है? लोगों की श्रद्धा, भक्ति, धार्मिकता, निरपेक्षता, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। इस कारण शासन के प्रति लोगों का भावनात्मक लगाव कैसा था? सीमित था। ये चीज़ें लोगों के प्रति जो शासन कर रहे थे उनके प्रति क्या है, जो भावनात्मक था वो क्या था? बस सीमित था, ना फैला हुआ नहीं था, क्योंकि उनकी जो शासन प्रणाली थी वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा मनमाने तरीके से थी, उन्हें प्रताड़ित किए जाते थे, ये वजह थी। आगे देखते हैं, इन परिस्थितियों में बदलाव लाने में 17वीं से 19वीं शताब्दी में हुई क्रांतियों का महत्वपूर्ण योगदान है। आज दुनिया के अधिकांश देश लोकतांत्रिक तरीकों से शासित करते हैं, जिसमें क्या है? प्रजा के चुनाव के हिसाब से शासन होती थी, ये शासन
होती है, यानी सारे वयस्क लोग मिलकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। वयस्क लोग मतलब जिनके 18 वर्ष हो चुकी है, वो लोग क्या है, चुनाव के माध्यम से अपना प्रतिनिधि, अपना सदस्य चुनते हैं, जो क्या करते हैं, कानून बनाते हैं और शासन चलाते हैं। एक निश्चित समय के बाद फिर से चुनाव होता है और नए लोग चुनकर आते हैं। इससे क्या होती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये होती है कि एक निश्चित अंतराल तक वो चुने जाते हैं, उसके बाद में वो कानून बनाते हैं, शासन चलाते हैं, लेकिन फिर जब चुनाव दूसरे समय अंतराल समाप्त होने के बाद वो दूसरे चुनाव करते हैं, जिसमें नए व्यक्ति की वो चुन सकते हैं। नागरिकों के अधिकार कानून द्वारा संरक्षित होते हैं। जो नागरिकों के अधिकार हैं वो क्या है, कानून के द्वारा संरक्षित होते हैं, उनके द्वारा बने होते हैं और सुरक्षित भी होते हैं। यह बदलाव इंग्लैंड से शुरू हुआ, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से इंग्लैंड में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे शुरू हुई, नागरिकों के अधिकार कैसे बने और उन्हें कैसे संरक्षित, उन्हें कैसे लागू किया, इसके बारे में हम देखेंगे। 8.1 में देखेंगे इंग्लैंड राजा और संसद के बीच संघर्ष कैसा चला था। 17वीं सदी की शुरुआत में इंग्लैंड पर राजाओं का शासन था। जब 17वीं सदी के शुरुआती दौर में इंग्लैंड में क्या था, राजाओं के द्वारा शासन चलता था। उन दिनों इंग्लैंड में राजा ही प्रजा से संवाद की एक व्यवस्था थी, जिसे पार्लियामेंट कहते थे। आज हम पार्लियामेंट को हिंदी में संसद कहते हैं। यहाँ क्या है, राजा उस समय जब 17वीं सदी की शुरुआती दौर पे उस समय राजाओं के जो शासन तो चलते थे, साथ ही साथ राजा क्या है, प्रजा जो वहाँ के रहने वाली जनता या लोग से संवाद मतलब बात करने की व्यवस्था थी, जिसे क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट, और जिसे हम आज हम किस नाम से उसे जानते हैं, संसद के नाम से जानते हैं। जब कभी राजा को कर लगाने होते थे या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता था, वे पार्लियामेंट से बुलाकर उसकी राय लेते थे। यह परंपरा बन गई थी कि बिना पार्लियामेंट की सहमति के कोई कर नहीं लगाया जा सकता था। ये इंग्लैंड की स्थिति में कि किस तरीके से राजा कर लगाने होते थे या फिर कोई महत्वपूर्ण कार्य या निर्णय लेने होते थे, वो किसको बुलाती थी, पार्लियामेंट को बुलाती थी, उससे राय लेती थी, सलाह लेती थी और कैसे करना है, इसकी एक व्यवस्था बनी हुई थी। और बिना पार्लियामेंट के सहमति के कोई भी कार्य या कर नहीं लगाया जा सकता था। पार्लियामेंट 2 सदनों में विभाजित था। यहाँ क्या है, पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है कि पार्लियामेंट 2 सदनों में विभाजित था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। ये इंग्लैंड की स्थिति को बता रहा है कि इंग्लैंड में 17वीं सदी में किस तरीके से राजाओं के द्वारा जो शासन चलती थी उसे बताया जा रहा है, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सदस्यता गिरजाघर के उच्च पादरियों और कुछ वंशानुगत जमींदार की थी। अब हमें क्या देखना है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बारे में, कि हमने संसद में, यहाँ पार्लियामेंट में दो विभाजित के बारे में देखा है। तो पहला हम देखेंगे कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जो सदस्यता क्या थी, गिरजाघर के उच्च पादरी, जो उच्च पादरी होते थे, और क्या है, कुछ वंशानुगत, जो वंशानुगत मतलब आप सब लोग समझते हैं कि जो पीढ़ी दर हस्तांतरित होती चलती आती है, तो ऐसे जमींदार थे। हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए प्रतिनिधि होते थे। ये दूसरे जो हम 2 सदनों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो एक पहले हमने देखा हाउस ऑफ कॉमन्स, अब है हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए प्रतिनिधि होते थे, जिन्हें गांव या सदस्यों की संपत्ति वाले पुरुष मतदान द्वारा चुनते थे। हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने हुए सदस्य जो प्रतिनिधि बनते थे, वे गांव शहर की संपत्ति वाले पुरुष ही क्या करते थे, मतदान करते थे, उनका चुनाव करते थे। महिलाओं, गरीब किसानों और मजदूरों को मत देने का अधिकार नहीं था। सिर्फ केवल किन लोग करते थे, सिर्फ संपत्ति वाले पुरुष ही मतदान कर सकते थे। अब आगे देखते हैं, मध्यकालीन भारत में संसद जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। ये मध्यकालीन भारत में संसद की स्थिति को बताया है कि उस समय भारत में क्या ऐसी स्थिति थी, तो उस समय क्या है, भारत में ऐसी स्थिति नहीं थी। उस समय क्या चलता था, देखते हैं। बादशाह और राजा अपनी मर्जी से शासन चला सकते थे। 17वीं स्थिति में भारत की स्थिति को बताया है कि उस समय राजा या फिर जो बादशाह होते थे वो अपनी इच्छा अनुसार शासन चलाते थे। वे अपने चहेतों और सलाहकारों से राय जरूर लेते थे, जिसको वो बहुत पसंद करते थे या फिर वो कुछ
चीज़ों में अच्छे काबिल लोग थे और या फिर और उन्हें क्या है सलाहकारों की मदद से सलाह लेते थे, लेकिन उनकी सलाह पर चलना उनके लिए अनिवार्य नहीं था। ये क्या है वो ऐसा जो सलाह दे रही है उनकी चहेतों के द्वारा जो राय दी जा रही है उनके आधार पर या उनके अनुसार चलना ये अनिवार्य नहीं था। कर बढ़ाने या घटाने के निर्णय राजा अपनी समझ और सूझबूझ से करते थे। इसमें प्रजा की कोई कानूनी भूमिका नहीं होती थी। राजा स्वयं अपना किस तरीके से कर बढ़ाना है घटाना है ये अपनी सोच समझ के हिसाब से करते थे। इसमें प्रजा की कोई भूमिका या भागीदारी नहीं होती थी। अब हम आगे देखते हैं 17वीं सदी में इंग्लैंड के राजा और संसद के बीच का रिश्ता टूटने लगा। ये 17वीं सदी में जो राजा और संसद हम इंग्लैंड की जो स्थिति हम देखे थे, संसद में दो सदनों को विभाजित किया गया था या दो सदन बने हुए थे, जिसमें था एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स और दूसरा हाउस ऑफ कॉमन्स थे। तो उन दोनों के बीच क्या है रिश्ता टूटने लगा। एक तरफ संसद राजकीय मामलों में अधिक भूमिका चाहती थी। जो संसद वो क्या चाहती थी कि राजकीय मामलों में वो अपनी भूमिका या अपना योगदान चाहती थी, जबकि दूसरी ओर राजा संसद के प्रति जवाबदेही नहीं चाहता था, जबकि जो क्या है राजा ऐसा नहीं चाहते थे। सन 1603 में जेम्स प्रथम राजा बने। ये 1603 की स्थिति में उस समय जेम्स क्या है प्रथम राजा बने। उनका मानना था कि राजा को उसकी शक्ति ईश्वर से मिलती है और वह केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी हो सकता है। यहाँ राजा को एक बहुत ही अहम हिस्सा माना गया है कि राजा की जो शक्ति है वो क्या है ईश्वर से मिलती है, इसलिए केवल ईश्वर के प्रति ही वह क्या है उत्तरदायित्व या उत्तरदायी हो सकता है। अतः संसद उसके काम पर सवाल नहीं उठा सकती है। जो संसद है वो राजा के जो भी काम है उस पर वो सवाल नहीं उठा सकती है। सन 1625 में चार्ल्स प्रथम गद्दी पर आसीन हुआ मतलब बैठा। 1625 की स्थिति में कौन? चार्ल्स ने। उसके और संसद के बीच मतभेद बढ़ने लगे। दोनों के बीच कर वसूली के अधिकार को लेकर झगड़े शुरू हो गए थे। ये 1625 में जब चार्ल्स ने प्रथम गद्दी पर आसीन हुआ तो संसद के बीच मतभेद होने शुरू हो गए और वो वजह क्या थी कि कर वसूली को लेकर के दोनों के बीच में झगड़े शुरू होने लगे। राजा ने संसद की अनुमति के बिना नया कर लगा दिया। जो राजा थे वो क्या है उन्होंने संसद की बिना अनुमति बिना रजामंदी के उन्होंने कर लगा दिए। जबरदस्ती व्यापार व भूस्वामियों से धन उधार लेना प्रारंभ कर दिया। धन देने से इनकार करने वालों को जेल में डाल दिया जाता था। इस स्थिति के चलते संसद ने राजा को चेतावनी देने की कोशिश की। उसमें क्या है जबरदस्ती एक तो नए कर बना दिए गए जिसमें क्या है भूस्वामी जो भूमि के स्वामी होते हैं और साथ ही साथ व्यापारियों से धन उधार लेना प्रारंभ कर दिया और जो धन नहीं देता था उसे क्या कर दिया जाता था? जेल में डाल दिया जाता था। इस चेतावनी के चलते संसद ने किसको चेतावनी दी? राजा को चेतावनी देने की कोशिश की। और क्या हुआ? सन 1628 में संसद ने राजा के सामने अधिकारों का एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। ज्ञापन मतलब एक लंबी जो बात थी या जो मुख्य मुद्दे थे उसे सौंपा गया। उसमें लिखा हुआ था कि संसद विनम्रतापूर्वक निवेदन करती है कि अब वे किसी व्यक्ति से जबरदस्ती ऋण न लिया जाए तथा किसी प्रकार का कर संसद की सहमति के बिना न लगाया जाए, सिवाय कानूनी तरीकों से किसी भी स्वतंत्र मनुष्य को जेल में नहीं डाला जाए या उसकी संपत्ति को जब्त नहीं किया जाए। सन 1628 के पिटिशन ऑफ राइट्स अधिकारों का ज्ञापन से कुछ पंक्तियां लिए गई हैं जिसमें क्या है एक ज्ञापन निकाला गया है, उसमें कि कुछ पृष्ठ यहाँ दिखाए गए हैं। अब आगे देखते हैं। इसी संघर्ष के कारण चार्ल्स प्रथम ने 11 साल तक संसद की बैठक नहीं बुलाई। इस ज्ञापन की वजह से जो चार्ल्स प्रथम थे जो 1628 में क्या हुआ कि उन्होंने 11 साल तक कोई भी संसद नहीं बुलाई। पर सन 1640 में एक पड़ोसी देश के विरुद्ध युद्ध होने से राजा का खजाना खाली हो गया। युद्ध के लिए नए कर लगाने थे जिसके लिए उसे संसद को बुलाना पड़ा। उन्होंने क्या किया? 11 साल तक एक तो उन्होंने संसद नहीं बुलाया था, लेकिन उसके पड़ोसी देश के द्वारा क्या है उसके जो खजाने थे वो क्या है
खाली होते चले गए। इसलिए उन्होंने क्या है, युद्ध करने के लिए उन्होंने फिर से संसद की बैठक बुलाई, लेकिन संसद ने राजा और उसके मंत्रियों की तानाशाह पर नियंत्रण करने का फैसला किया। लेकिन संसद यहाँ क्या चाहती थी कि राजा और उसके मंत्रियों के द्वारा जो भी तानाशाह गलत तरीके से उन पर जबरन शासन किया जा रहा है, फैसला करने का उन्होंने नियंत्रण लिया और मंत्रियों तथा अधिकारियों को दंड सुना दिया। इसके साथ ही राजा के समर्थकों और संसद के बीच गृह युद्ध शुरू हो गया, जो 5 वर्षों तक चला। इसमें क्या है, राजा के जो समर्थकों और संसद के बीच में गृह युद्ध ये होता है कि दोनों के बीच में घरेलू लड़ाई झगड़े होते हैं गृह युद्ध में। तो ये युद्ध कब तक चला, 5 वर्षों तक चला। इस गृह युद्ध में ओलिवर क्रॉमवेल ने संसद का नेतृत्व किया और राजा के खिलाफ लोगों की एक सेना तैयार की। सन 1649 में चार्ल्स पराजित हुआ और उसे संसद द्वारा मृत्युदंड दिया गया। यहाँ क्या है, उन्होंने एक तो घरेलू जो युद्ध चल रहे थे, उन्होंने 5 वर्षों तक ये है क्या है, युद्ध चलता रहा, जिसमें उन्होंने क्या है, गृह युद्ध में ओलिवर जो क्रॉमवेल थे संसद के द्वारा जो नियुक्त किए गए थे, उनके खिलाफ सेना उन्होंने तैयार कर दी और वो पराजित हुआ। अंत में वह संसद के द्वारा उसे मृत्युदंड दी गई। अब आगे देखते हैं। चार्ल्स की मृत्यु के बाद इंग्लैंड में गणतंत्र स्थापित किया, जिसमें राजा के लिए कोई स्थान नहीं था। अब इसमें क्या है, चार्ल्स की मृत्यु के बाद इंग्लैंड में फिर से क्या शुरू हुआ, गणतंत्र स्थापित, जिसमें राजा का कोई स्थान नहीं था। यह गणतंत्र केवल 11 वर्षों तक चला, क्योंकि ओलिवर क्रॉमवेल खुद एक तानाशाह के रूप में काम करने लगा था। यहाँ पे क्या है, एक तो जो गणतंत्र शासन व्यवस्था जो चल रही थी जनता के द्वारा जो चुने हुए, लेकिन क्या हुआ, साथ ही साथ 11 वर्षों तक तो ये चला, लेकिन तानाशाह फिर से शुरू हो गया, जो क्या है, ओलिवर क्रॉमवेल के द्वारा, क्योंकि वो भी तानाशाह के तरीके से या लोगों को प्रताड़ित या अपनी इच्छा अनुसार वो काम करने शुरू कर दिए। क्रॉमवेल के मरने के बाद संसद ने चार्ल्स प्रथम के बेटे चार्ल्स द्वितीय को राजा बनने के लिए आमंत्रित किया। उसे बुलाया गया राजा बनने के बाद, जो हमने पढ़ा कि 1628 में उन्होंने क्या है, राजा बना था। लेकिन अब उसके बेटे चार्ल्स द्वितीय को राजा बनने के लिए उसे बुलाया गया। चार्ल्स द्वितीय और उसके उत्तराधिकारी जेम्स द्वितीय ने फिर से निरंकुश शासन प्रणाली की ओर लौटने का प्रयास किया, लेकिन फिर क्या हुआ, स्थिति फिर से वही स्थिति में आ गई। जो चार्ल्स द्वितीय और उसके उत्तराधिकारी कौन थे, जेम्स द्वितीय ने निरंकुश जो अपनी इच्छा अनुसार शासन चलाने की ओर वो भी शुरू कर दिया। संसद ने एक बार फिर राजा की बढ़ती तानाशाह को रोकने की कोशिश की। सन 1688-89 में संसद ने जेम्स द्वितीय की बेटी मेरी द्वितीय और उसके पति विलियम ऑफ ऑरेंज को इंग्लैंड की गद्दी संभालने के लिए न्योता दिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो 1688 और 89 के बीच में जेम्स द्वितीय जो क्या है, चार्ल्स द्वितीय का बेटा था, तो उसकी क्या है, और उसकी जेम्स द्वितीय की बेटी कौन थी, मेरी द्वितीय, और उसके पति विलियम द्वितीय को इंग्लैंड की गद्दी संभालने के उसे न्योता दिया गया। साथ में संसद ने शासन व्यवस्था के बारे में कई शर्तें रखी, जिसे मेरी ने मान लिया, जैसे कानून बनाना या रद्द करना संसद की सहमति से ही हो, बिना संसद की सहमति के कोई नया कर ना लगे, ना ही सेना का विस्तार हो, संसद सदस्यों के चुनाव में हस्तक्षेप ना करे तथा संसद में कहीं किसी बात के लिए किसी भी सदस्य को सजा ना दी जाए, संसद की बैठकें नियमित रूप से हों, संसद ऐसी शर्तों को मानकर मेरी द्वितीय इंग्लैंड की रानी बनी और विलियम राजा बने। इस तरीके से उन्होंने क्या है, उन्होंने अपनी बेटी को इंग्लैंड की गद्दी पर बैठने के लिए बुलाया गया। जो किसकी बेटी थी, जेम्स द्वितीय की बेटी थी, उन्हें बुलाया गया और उनके सामने संसद के प्रति जो शासन व्यवस्था थी उनकी शर्तों को रखा, तो वो उसे मानने के लिए तैयार हो गई और साथ ही साथ संसद के जो नियम हैं वह नियमित रूप से चले और इन शर्तों को मान करके क्या है, मेरी द्वितीय इंग्लैंड की रानी बनी और विलियम वहाँ के राजा बने।
अब आगे देखते हैं, यह सब बदलाव बिना लड़ाई झगड़े और खून बहाए हुआ। मतलब इसमें जो व्यवस्था बनी, इसमें ना तो लड़ाई झगड़े हुए और ना ही खून बहाए गए। इसलिए इस बदलाव को ग्लोरियस या ब्लडलेस रेवोल्यूशन, गौरव या रक्तहीन क्रांति कहा गया है इसे। निरंकुश राज की जगह जो नई व्यवस्था बनी उसे संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। संवैधानिक मतलब सभी के हित के लिए, और राजतंत्र मतलब राजा का जो शासन चलता है या शासन के द्वारा जो शासन चलता है, ये कहा गया है। इस व्यवस्था में प्रजा को कई अधिकार दिए गए, जैसे अभिव्यक्ति मतलब अपनी जो इच्छा है, जो रुचि है उसे, और संगठन की स्वतंत्रता दी गई। वो अपनी इच्छानुसार अपने विचारों को व्यक्त कर सकता था। कानूनी प्रक्रिया के तहत ही गिरफ्तारी होना व सजा मिलना चाहिए। संवैधानिक राजतंत्र जो सभी के हित के लिए, जो राजा या राजा के द्वारा जो शासन हो रही थी में किसी न किसी प्रकार से लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की एक सभा होती है जो राजा के कामकाज की समीक्षा करती है और अन्य तरीके से उसकी मनमानी पर रोक लगाती है। यहाँ बहुत अच्छे तरीके से संवैधानिक राजतंत्र की बात बताई गई है कि किस तरीके से संवैधानिक राजतंत्र व्यवस्था थी, वो कैसे चलती थी। वो क्या थी, किसी न किसी प्रकार से, मतलब लोगों के द्वारा चुने हुए व्यक्तियों द्वारा सभा होती थी। ये यहाँ व्यक्तियों के द्वारा चुने गए सदस्यों के द्वारा ही सभा होती थी, जो राज्य के कामकाज जो भी होते थे उसकी समीक्षा करती थी, उसकी पुष्टि करती थी, उसे कैसे करने हैं ये कार्य करती थी, और अन्य तरीके से उसकी मनमानी पर रोक करती थी। अगर कोई इस कानून बने हैं या कोई भी प्रतिनिधि इसके खिलाफ जाता है या मनमानी तरीके से करता है तो उस पर क्या लगाएगी, रोक लगाएगी। इसे हम लोकतंत्र की व्यवस्था की ओर एक चरण या पुरानी व नई व्यवस्था के बीच एक समझौता मान सकते हैं। लोकतंत्र में क्या होती है, एक निश्चित अंतराल के बाद चुनाव होता है और शासन चलती है। तो उसी तरीके से यहाँ एक शुरुआती दौर शुरू हुआ कि किस तरीके से, पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन शुरुआती दौर था जिसमें लोकतंत्र की स्थापना के एक प्रथम चरण जो पुराने और नए व्यवस्था के बीच क्या था, ये एक समझौता था। अब आगे देखते हैं, इंग्लैंड में लोकतंत्र के प्रयासों के दो पहलू थे कि किस तरीके से इंग्लैंड में जो लोकतंत्र शासन व्यवस्था चल रही थी, जो जनता के द्वारा चुने व्यक्तियों के द्वारा चल रही थी, उसके प्रयासों के दो पहलुओं को देखते हैं। पहला क्या है देखते हैं, राजाओं के अधिकारों पर नियंत्रण और उसकी निरंकुशता की जगह चुने गए प्रतिनिधियों का शासन लाना। इसमें क्या थी, दो महत्वपूर्ण भूमिका थी या महत्वपूर्ण पहलू थे, जिसमें पहला क्या था, राजा के अधिकार, राजा का जो अधिकार है उस पर क्या करना है, नियंत्रण, और उनकी निरंकुशता, जो अपनी इच्छानुसार जो शासन करने की जो शासन प्रणाली थी उस जगह पर क्या हुआ, अब चुने हुए प्रतिनिधि तो सदस्यों के द्वारा ही शासन लाना था। दूसरा पक्ष था चुनाव की प्रक्रिया में सभी लोगों की भागीदारी। यहाँ हम पहला पहलू क्या था, जिसमें राजा की जो शक्ति थी उनको नियंत्रण करना था और प्रतिनिधि जो चुने गए थे उनके द्वारा शासन चलने थे। और अब आगे देखते हैं, 18वीं सदी में धीरे धीरे संसद के प्रति जिम्मेदार मंत्रिमंडल की व्यवस्था बनी। मंत्रिमंडल की व्यवस्था धीरे धीरे क्या है, अब धीरे धीरे जो पहले की पुरानी पद्धति थी उस पद्धति को छोड़ करके अब लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित चुने जा रहे थे। जो क्या है, यहाँ पे मंत्रिमंडल जो राज्य के या मंत्रियों का एक समूह बनने लगा, जो संसद के प्रति क्या होती थी, जिम्मेदार होती थी, उनकी कुछ जिम्मेदारियां होती थी, उन्हें पूरा करना होता था। 19वीं सदी के अंत में वोट देने का अधिकार मजदूरों को भी मिलने लगा। आगे चलकर 20वीं सदी में महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिला। इस तरह यह लोकतांत्रिक बदलाव पूरा होने में 250 वर्षों से भी अधिक समय लगा। ये क्या है, इंग्लैंड में पहली जो शुरुआती हुई थी कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार हो, सभी को अपनी इच्छानुसार जीने, और साथ ही साथ जो शासन प्रणाली थी उसमें भी कई सुधार किए गए। तो इस तरीके से जो लोकतांत्रिक बदलाव हो रहे थे उसे कम से कम क्या है 250 वर्षों से भी अधिक समय लगा। अब आगे देखेंगे मध्यम वर्ग
8.2 में मध्यम वर्ग के लोग और उनके विचार। दिलचस्प सवाल केवल यह नहीं है कि लोकतंत्र को स्थापित होने में इतने साल क्यों लग गए, सवाल यह भी है कि इंग्लैंड में तथा बाद में यूरोप के अन्य देशों में ऐसी क्रांतियां क्यों हुई। इस संघर्ष में कौन लोग आगे आए तथा उन्हें इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली। इस संघर्ष में सबसे अहम भूमिका थी उसी नए मध्यम वर्ग की जिसकी हम चर्चा पिछले अध्याय में कर चुके हैं। इंग्लैंड के इस मध्यम वर्ग में छोटे व बड़े व्यापारी थे जो देश विदेश में व्यापार करके पैसे कमा रहे थे। इनके अलावा छोटे जमींदार भी थे जो अनाज आदि बेचकर मुनाफा कमाना चाहते थे। ये सब लोग राजाओं व सामंतों की मनमानी से परेशान थे। वे ऐसा राज्य चाहते थे जो उनके व्यापारिक हितों की रक्षा करे और कम कर लगाए। तो यह संघर्ष जो थी वो क्या थी, अहम भूमिका थी। क्या इंग्लैंड में जो मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारी वर्ग थे जो देश विदेश में जाकर अपनी चीज़ों को बेचते थे, व्यापार करते थे, पैसे कमाते थे, और साथ ही साथ कौन लोग थे, छोटे जमींदार भी थे जो क्या है अनाज बेच करके मुनाफा भी कमाते थे। तो इसी तरीके से लेकिन उन पर क्या हो रहा था, राजाओं के द्वारा जो मनमानी शासन व्यवस्था चल रही थी उनसे वो क्या थे, परेशान हो गए थे, जिसकी वजह से वो क्या चाहते थे, जो व्यापारियों को उनकी रक्षा कर सके, उनके हित को ध्यान में रख सके और उनकी रक्षा करे और साथ ही साथ उन पर कम कर लगाए। तो इस पर भी जो मध्यम वर्गों का जो योगदान था वो लोकतांत्रिक की ओर काफ़ी अधिक था, वो संघर्ष काफ़ी चला भी। अब आगे देखते हैं। इनके अलावा कारीगर, किसान, मजदूर आदि थे जो सामंती व्यवस्था से त्रस्त थे, और साथ ही साथ कौन थे इसके अलावा, जो कारीगर, काम करने वाले किसान, मजदूर आदि थे जो सामंती लोग जो क्या है बड़े जमींदार थे, उनकी वजह से वो क्या थे, काफ़ी परेशान थे। वे न केवल राजा व सामंतों की मनमानी खत्म करना चाहते थे बल्कि समाज में बुनियादी परिवर्तन भी चाहते थे ताकि ऊंच नीच का अंतर मिट जाए। उनमें कई लोग ऐसे थे जो गणतंत्र के पक्ष में थे और यह भी चाहते थे कि जमीन जैसे उत्पादक साधन पर सबका समान अधिकार हो और सब लोग मेहनत से अपनी आजीविका कमाए। यहाँ और क्या है, जो राजाओं और सामंतों के द्वारा जो मनमानी तरीके चल रहे थे उसको खत्म तो करना ही था, लेकिन साथ ही साथ जो समाज में जो उच्च नीच की व्यवस्था बनी थी उस व्यवस्था को वो मिटाना चाहते थे। और साथ ही साथ जो गणतंत्र के पक्ष में कई ऐसे लोग भी थे जो क्या चाहते थे कि वो उत्पादन भूमि में जो भी चीज़ उत्पादन हो रही है वह सभी समान रूप से उस पर अधिकार हो और सभी लोगों को मेहनत करने और जीवन जीने और कमाने का अधिकार प्राप्त हो। हम देख सकते हैं कि मध्यम वर्ग के विचारों तथा कारीगरों व किसान आदि लोगों के विचारों में बहुत अंतर था। यहाँ पे क्या है, दो मध्यम वर्ग के जो विचार थे तथा कारीगरों व किसान आदि लोगों के विचारों में क्या है, अंतर बताया गया। चार्ल्स प्रथम को हराने में दोनों ने मिलकर प्रयास किया, फिर भी ग्लोरियस रेवोल्यूशन में गरीब तबकों को सत्ता से बाहर रखा था। जो कमजोर लोग थे उसे क्या है, सत्ता मतलब शासन से उन्हें बाहर रखा गया। सन 1649 में प्रकाशित एक पर्चे में क्या दिखाया गया है, गौर कीजिए। चित्र 8.3 में इसमें लिखा है कि इंग्लैंड के लोग तब तक आज़ाद नहीं हो सकते जब तक गरीबों के पास ज़मीन ना हो और उन्हें सामूहिक ज़मीन पर खेती करने का अधिकार ना हो। यहाँ एक चित्र दिखाया गया है, बहुत क्लियर तो नहीं है लेकिन आप लोग देख करके कुछ हद तक समझ सकते हैं, जिसमें इन चित्रों में गरीब किसानों पर किस तरह के अत्याचार आपको दिख रहे हैं। जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि किसानों, कारीगरों को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। तो यही स्थिति को बताया गया कि लोगों के द्वारा किस तरीके से जो गरीब लोगों थे उनकी ज़मीन उन्हें कैसे प्रताड़ित की जाती थी। तो इसके लिए इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड के लोगों तब तक आज़ाद नहीं होंगे जब तक गरीबों के पास ज़मीन ना हो और उन्हें सामूहिक तौर से ज़मीनों पर खेती करने का अधिकार ना मिल जाए। इंग्लैंड की नई अर्थव्यवस्था में व्यापार और उद्योग का महत्व बढ़ रहा था। अब धीरे धीरे जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या है, व्यापार और जो उद्योग थे उस पर काफ़ी महत्व देने लगे थे और इस कारण बदलाव
पसंद लोगों का महत्व भी बढ़ रहा था। राजा, सामंत और बड़े भूस्वामी 17वीं सदी में उतने ताकतवर नहीं रहे कि वे इन नए उभरते समूह की आकांक्षाओं को रोक सके। मतलब जो उनकी इच्छा थी उनको वो रोक सके, इतने वो ताकतवर नहीं थे, ये 17वीं सदी में। अब आगे देखते हैं, यूरोप का उभरता मध्यम वर्ग रेनेसां, वैचारिक क्रांति, धर्म सुधार व प्रबोधन आंदोलन के विचारों से बहुत प्रभावित हुआ। ये सब हमने क्या पिछले चैप्टर में भी देखा था कि किस तरीके से रेनेसां मतलब पुनर्जागरण और वैचारिक लोगों के प्रति विज्ञान में जो परिवर्तन सोच आ रहे थे, और साथ ही साथ धर्म में जो कर्मकांड थे उनमें भी काफ़ी परिवर्तन देखा। प्रबोधन एक नए विचार और या फिर नई चेतना या जागृति, इन चीज़ों में काफ़ी बदलाव शुरू हुआ था। इसी दौर में अनेक राजनीतिक विचारक हुए जिन्होंने निरंकुश राजशाही का विरोध किया था। निरंकुश जो क्या है, मजबूरन लोगों को परेशान करके, उन्हें शोषण करके ऐसे तानाशाह शासन चला रहे थे। तो ऐसे शासन को क्या किया गया, रोका गया और लोकतंत्र का समर्थन किया। इसमें प्रमुख थे इंग्लैंड के जॉन लॉक, जिनका जन्म सन 1632, मृत्यु सन 1704, तथा फ्रांस के जॉक रूसो। इनके विचारों की प्रेरणा से यूरोप और अमेरिका में लोकतंत्र के लिए आंदोलन को बल मिला। जिस तरीके से क्या है, वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वह काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई। तो इस लेसन से आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, इंग्लैंड की संसद ने ऐसे कौन से कदम उठाए जिससे निरंकुशवाद समाप्त किया जा सका। क्वेश्चन नंबर 2, अमेरिका के संविधान के प्रमुख लेखक कौन थे। इन संविधान की विशेषताओं का उल्लेख अपने शब्दों में कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।